इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। ये वीडियो इसलिए ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी में शिफ्ट वाइज आपको पता चल रहा है कि जीके के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जीए में, करंट अफेयर्स में और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके में किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अगर एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो देख लेते पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर बताया जा रहा है? एनुअल पब्लिक रिपोर्ट इंडेक्स। मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप लोग उसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा और जो भी मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके बताऊंगा उसको जरूर आपको नोट डाउन करना है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, एनुअल पब्लिक रिपोर्ट इंडेक्स मतलब क्या होता है, आप समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राज्यवार की बात कर रहे हैं, मतलब स्टेट वाइज बात की जा रही है कि किस राज्य में उसके लोग, उनके सामाजिक हितों की रक्षा, उनके आर्थिक हितों की रक्षा हो रही है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश में मेरी सरकार, लाइक आपके शिवराज सिंह चौहान की सरकार होगी, ठीक है, बीजेपी सरकार, या फिर गवर्नमेंट की हम बात करें यहाँ पर, वो हम लोगों को किस प्रकार से हमारे हितों की रक्षा कर रही है, मुझे सामाजिक न्याय किस प्रकार से दिला रही है, आर्थिक न्याय किस प्रकार से दिला रही है, ठीक है, और भेदभावपूर्ण यहाँ पर किस प्रकार से काम हो रहा है, यहाँ पर ये बताया गया। तो देखिए, इसमें दो बातें आती है। एक तो होता है राज्यवार, हम देख लेते हैं स्टेट वाइज। नंबर 1 कौन सा स्टेट है, और यूपी में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं अपन, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट में भी दो प्रकार के स्टेट लिया गया। एक होता है लार्ज स्टेट, मतलब जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो लार्ज स्टेट में देखो, यहाँ पर आपका कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप ये देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा राज्य कौन सा होगा, ठीक है। एक तो देखो, दो चीज़ें माइंड में आती है, एक होता है गोवा और दूसरा होता है केरल। उसके अलावा कभी आपको माइंड में कुछ नहीं आएगा अगर हम अच्छे हितों की बात करें तो। अब बात आती है भाई, गोवा होगा या फिर केरल होगा। मैंने क्या बताया आपको, लार्ज स्टेट, मतलब आप खुद कंपेयर करो, गोवा की पॉपुलेशन ज़्यादा या फिर केरल की ना। तो नंबर 1 स्टेट कौन सा हो गया आपका, केरल। आपको पता है वैसे भी लिंगानुपात में नंबर 1 है, ठीक है, आपका साक्षरता में नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है, अपराध सबसे कम होते हैं आपके केरल में होते हैं, ठीक है। तो आपको केरल नंबर 1 स्टेट हो गया। अगर टॉप 3 अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, अगर थोड़ा ज़्यादा टफ आपका एग्जाम हो गया तो टॉप 3 में अगर बात करें तो केरल है, तीनों साउथ के। फिर उसके बाद आपके बाजू में लगा हुआ कौन सा है, तमिलनाडु, और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। टॉप 3 राज्य हो गए केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मतलब अच्छे यहाँ पर लोगों के हितों की रक्षा होती है। अगर हम बात करें सबसे वर्स्ट, मतलब सबसे खराब पोजीशन पे, आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य की हमारे, क्योंकि वहां पे सरकार को इतनी ज्यादा आबादी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है आपका, यूपी। उत्तर प्रदेश सबसे वर्स्ट स्टेट है यहाँ पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार। अब बात कर लेते हैं यूटी की। अब यहाँ पे भी हमें समझना होगा, दो यूटी में भी सबसे अच्छे बड़े, हालांकि यूटी की देखो ज्यादा है नहीं हमारे पास, तो हम उसी में से आंसर दे सकते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़, दो ही चीज में आपको यहाँ पर देखना है, क्या कौन से यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपको हितों की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है आपका चंडीगढ़। यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ पब्लिक हितों की रक्षा करने की। तो सबसे वर्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, जहां पर साक्षरता नहीं होगी ना, वहां पर आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में वो चीज नंबर लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। चंडीगढ़ नंबर 1 पे, मतलब सबसे अच्छे हितों की रक्षा होती है, और दादर नगर हवेली, ठीक है, ये सबसे वर्स्ट पोजीशन पर नगर हवेली। ऐसा समझ में, बॉम्बे के पास है, ठीक है, गुजरात से लगा हुआ है लगभग। और चंडीगढ़ आप लोग समझते हो, यहाँ पर चंडीगढ़ जो आपके हरियाणा की और आपके पंजाब की दोनों की राजधानी होती है। स्टेट में अगर बात करें तो केरल नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2 पे और आंध्र प्रदेश, ठीक है। केरल के आपको देखो सीएम आपको सबके याद होने चाहिए। अब स्टैटिक जीके यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, सीएम सबके, किसी के भी सीएम पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क आपको याद करके जाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ की जो योजनाएं चल रही है, हालांकि हम वीडियो में आप कवर करेंगे कि जितने भी स्टेट हम लिख रहे हैं उसकी योजनाएं भी कवर करते चले। तो देखिए, केरल के सीएम सबसे पहली बात तो पी विजयन है। कौन है, पी विजयन। तमिलनाडु के कौन है आपके, पलानी स्वामी जी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के कौन है आपके, जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, YSR जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं भी चालू की आंध्र प्रदेश ने। चंडीगढ़ जो होता है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, रॉक गार्डन, ठीक है। चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है उसके निर्माता, उसका डिजाइनर कौन है आपके, सैनी जी, तो नेक चंद्र सैनी। ऐसा समझ में, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण करता कौन थे, नेक चंद्र सैनी। हालांकि उनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके, ठीक है। दादर एवं नगर हवेली ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ पर क्योंकि ज्यादा काम होता नहीं है यहाँ पर, यूटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। भारतीय रेलवे ने कितने ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ड्रोन की जरूरत हमारी रेलवे को पड़ी क्यों। इंडियन रेलवे में ड्रोन अगर हमने खरीदा है तो वो किस चीज के लिए खरीदा है, आपको पता है। सीसीटीवी कैमरा हो गया या फिर ड्रोन हो गया, वो किस लिए यूज किए जाते हैं, वो सुरक्षा के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आरपीएफ की सुरक्षा, आरपीएफ ने लगाया है एक्चुअल में, ठीक है, ड्रोन। एक्चुअल में इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं अपन। 9 ड्रोन खरीदे हमने, और कितने, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ ले तो 9 ड्रोन। अब देखो, रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी
खेत से निकल रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर ड्रोन कैसे चलाओगे आप? तो ये ड्रोन का यूज कहाँ किया जाएगा? स्टेशन में जब वो गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, तब स्टेशन में यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए, और आरपीएफ अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं, इसकी रक्षा के लिए रेलवे मिनिस्टर ने जो है ये ड्रोन खरीदे हैं। और ये 9 ड्रोन से हमने जस्ट स्टार्ट किया, उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे मिनिस्टर साहब वापस और खरीद लेंगे। तो 9 ड्रोन के सिस्टम खरीदे हैं, किसकी रक्षा के लिए? पब्लिक की रक्षा के लिए, और आरपीएफ के सही काम कर रही है कि नहीं इसको देखने के लिए। आरपीएफ वर्ड मैंने यहाँ पर बोला है, आरपीएफ फुल फॉर्म बता दिए जरा। रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है आरपीएफ का। रेलवे पुलिस बल मत लगा देना कभी भी, पुलिस नहीं होता, ठीक है, वो सीआरपीएफ में होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बट यहाँ पर होता है रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। आरपीएफ अध्यक्ष कोई पूछ ले आरपीएफ के अध्यक्ष, तो आपके अध्यक्ष लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नोट डाउन जरूर करते चलिएगा आप लोग। अरुण कुमार जी। अब देखिए रेल से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप लोग एनटीपीसी का, तो सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक सी चीज जो आप सभी को मालूम होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रेन कब चली आपकी? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को चली, ठीक है। चलिए अब पूरा हम डिटेल देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ चली आपकी? बोरी बंदर से थाने के बीच, बोरी बंदर से थाने के बीच। अब आप बोल रहे हो सर बोरी बंदर थोड़ी ना मुंबई है, मुंबई से थाने पढ़ा हमने। भैया जी मुंबई जो है उसी का नाम पहले बोरी बंदर था, ठीक है ना, बॉम्बे तो बाद में हो गया मुंबा देवी के नाम पर। बोरी बंदर से थाने, अगर मुंबई से थाने लिखा है तो कोई बात ही नहीं, तो सबको पता है। कितने किलोमीटर चली थी आपको ये भी पता है, 34 किलोमीटर चली थी। कितने बजे चली थी? तो दोपहर को 3:35 में वो स्टार्ट हो गया था इंजन। अच्छा, इंजन से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई कितने इंजन थे उस पहली ट्रेन में जब 16 अप्रैल को चली थी वो 34 किलोमीटर वाली? 3 इंजन लगे थे उसमें, ठीक है। वो 3 इंजन के नाम अगर पूछ लिया जाए, साहिब, सिंध और सुल्तान, साहिब, सिंध और सुल्तान। देखिए ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली, तो आपको ये चीज अच्छे से देखना है यहाँ पर, ठीक है। साहिब, सिंध और सुल्तान, ये क्या था आपकी? इंजन, उस फर्स्ट ट्रेन में इंजन थे, ठीक है। डिब्बे कितने थे उसमें? उस पैसेंजर गाड़ी में डिब्बे कितने थे? तो 20 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 20 डिब्बे थे। यात्री कोई पूछ ले तो यात्री कितने बैठे थे? 400 यात्री थे, ठीक है। हालांकि उस समय पैसेंजर यात्री नहीं थे, मतलब रियल में जिनको कहीं जाना था वो रेलवे के स्टाफ थे, क्योंकि वो चेकिंग कर रहे थे, फर्स्ट ट्रेन थी क्योंकि। तो 34 किलोमीटर चलने के लिए यहाँ पर 400 लोग यहाँ पर बैठे थे और 20 डब्बे थे, और 3 इंजन के नाम आपको पूछा जा सकता है, कुछ भी दे सकता है अगर आप फोर्थ इनमें से बताना आपको कौन सा नहीं होगा। तो आपको ये 3 तो याद होने चाहिए, साहिब, सिंध और सुल्तान। ऐसा होने। अब देखिए यहाँ पर देखो बढ़िया से 1853 को अगर कोई पहली ट्रेन चलेगी तो क्या वो तुरंत उसी समय क्या हम वहां पर ट्रैक बिछा सकते थे क्या? नहीं ना, उसके लिए पहले से किसी कंपनी का स्थापना की गई थी। तो रेलवे, ठीक है, पेनिनसुलर लिख देता हूं मैं, पेनिनसुलर, ठीक है, बोर्ड की स्थापना। मैं कह रहा हूँ रेलवे बोर्ड नहीं भाई, रेलवे बोर्ड 1905 में किया गया था, हम देखने वाले उसको, बट रेलवे पेनिनसुलर की स्थापना या फिर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1945 को। मतलब इस समय हमने विचार कर लिया था, लॉर्ड डलहौजी तो 1853 में आए थे, उस समय विचार 1800 है, ठीक है, विचार कर लिया गया था कि ट्रेन चलाना है, उस ट्रेन में जो है हमें बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, इंजन्स लगते हैं और आपकी पटरी बिछानी पड़ती है, तो इसलिए हमने एक बोर्ड की स्थापना की थी 1845 में। अब पटरी बिछाने का काम इसका स्टार्ट हुआ था भारत में 1850 में, 1850 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ पटरी बिछाई थी? फर्स्ट टाइम वहीं पे बिछाई थी, बोरी बंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर। 1850 में रेलवे ट्रैक बिछाना का यूज होने लगा था और 1845 में ये बोर्ड बन गया था। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है बिल्कुल आपकी 1905 में। और जबकि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भाई आपका 1950 में किया गया, ठीक है। 1950 में नेशनलाइजेशन किया गया हमारे रेलवे का, और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। रेलवे बोर्ड जैसे आप बोलते हैं ना, आपका रेलवे बोर्ड क्या है? कोई बोलता है भैया हमारा मुंबई है, हमारा इलाहाबाद बोर्ड है, हमारा चेन्नई बोर्ड है, हमारा भोपाल बोर्ड है, ये तो रेलवे बोर्ड होते हैं, जोन अलग होते हैं। जोन कितने हैं हमारे? जल्दी बताइए, जोन कितने हैं हमारे? जोन है आपके 18, ठीक है। नया बना है 18वां नंबर का, वो है आपका विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर है, विशाखापट्टनम क्या है उसका? हेडक्वार्टर है। रेलवे जोन कौन सा है? ठीक है, ये है आपका विशाखापट्टनम। कहाँ पर? साउथ में, साउथ कोस्ट रेल, दक्षिण तटीय रेलवे, आंध्र प्रदेश में तट के किनारे विशाखापट्टनम, इसलिए दक्षिण तटीय रेलवे, उसका हेडक्वार्टर कौन सा आपका? विशाखापट्टनम। कितने जून है? 18 जून है। पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। कब चली? 3:35 में। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। 3 इंजन, साहिब, सिंध और सुल्तान, 3-4 बार बोलोगे आप लोग को याद हो जाएगा, साहिब, सिंध और सुल्तान, ऐसा होने, ठीक है। 20 डब्बे थे, 400 यात्री थे,
ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, जबकि रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। आए समझ में। 18वां जोन जो कौन सा है, क्योंकि टोटल 18 जोन है, 18वां जोन है आपका विशाखापट्टनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है। चलिए, रेलवे पेनिनसुलर बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1845 में की गई, और 1850 में फर्स्ट पटरी बिछाना स्टार्ट हो गई थी। तो इससे कुछ रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, ये चीज आप लोग बताने की कोशिश करो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है हमारे देश की, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बताइए, जल्दी फास्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस, बिल्कुल ठीक है। कौन सी है, वंदे भारत। भाई शताब्दी नहीं है, शताब्दी जो है वो सेकंड नंबर पे चलेगी। अगर हम बात ही कर ही लेते हैं इसकी, तो सर टॉप 3 तो बता दीजिए। तो वंदे भारत नंबर 1 पर है, सबसे तेज गति चलती है। फिर उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस है, ठीक है, भोपाल से दिल्ली जो चलती है। जन शताब्दी अलग है, वो जबलपुर से भोपाल चलती है। जन शताब्दी अलग है और शताब्दी अलग है, ठीक है। थर्ड कोई पूछ ले आपको तो भाई तेजस एक्सप्रेस। कोई और ये भी पूछ ले कि इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो है आपकी तेजस। इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपका है हबीबगंज। हबीबगंज है समझ में। पहला प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, पहली प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज। किस कंपनी ने हबीबगंज का स्थापना की, इस मतलब उसको रिनोवेशन कर रही है, तो ये है आपकी बंसल ग्रुप। बंसल, हबीबगंज पता है आपको, भोपाल में, ठीक, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो वहां पर एक बंसल ग्रुप, वहां पे तो बंसल करके बहुत सारे, बंसल हॉस्पिटल से लेके बंसल आपके स्कूल कॉलेज सब कुछ यूनिवर्सिटी सब बंसल के नाम पे। तो आपका बंसल जो है आपके हबीबगंज में, ठीक है। आया समझ में। चलिए, नजर आ रहा है, आप उसका आंसर दीजिएगा। 100% सौर ऊर्जा से संचालित हाल ही में कौन सा नया एयरपोर्ट बना है, ठीक है। 100% मतलब पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित, बिजली से लेके वहां पर गीजर से लेके आपके हर चीज, स्ट्रीट लाइट से लेके हर चीज सौर ऊर्जा से वहां पर रोशनी प्राप्त हो रही। तो ऐसा कौन सा आपका एयरपोर्ट है, देखिए यहाँ पर हाल ही में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया है कि यहाँ पर पहला कौन है। पहला अलग है, हाल ही में अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ, उसका नाम है पांडिचेरी एयरपोर्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया, पुडुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है, पुडुचेरी एयरपोर्ट हाल ही में 100% ऊर्जा से संचालित होने वाला दूसरा प्रोजेक्ट है, बट हाल ही में है ना। पहला कोई आपसे पूछ ले फर्स्ट कौन सा है, तो कोचीन। कौन सा है, कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट कहाँ पर है, आपके केरल में। देखो, सौर ऊर्जा से संचालित कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट की बात कर दे तो अपन रिपीट कर ले तो कोचीन एयरपोर्ट नंबर 1, मतलब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पांडिचेरी स्टार्ट हो गया, ठीक है। रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः मतलब 100% रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो रेलवे स्टेशन है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आपको पता है कहाँ पर है, आसाम के अंतर्गत है, ठीक है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन की बात करें तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अब बात आती है सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है। देखो, ऐसे तो छोटे मंदिर होंगे बहुत, बट अगर हम बात करें विश्व धरोहर वाले मंदिर की, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा, कोणार्क का सन टेम्पल, आपको पता है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है। ब्लैक पैगोडा कहते हैं, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था आपका। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अगर रेलवे स्टेशन तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। कुछ और भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, देखिए आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। 100%, क्योंकि हाल ही में वाली चीजें बहुत ज्यादा आ सकती है। 100% नलों की सुरक्षा देने वाला मतलब होता है कि 100% घरों में नल पहुंचाने वाला, कौन सा, पीने वाला पानी, इसका मतलब पहला राज्य कौन सा बना, तो वो है आपका गोवा। क्या कमी है गोवा के पास, कोई कमी नहीं है, ठीक है। गोवा की कैपिटल आपको पता है कौन सी है, पणजी। पणजी क्या क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 100% या फिर सभी घरों में, बात समझते हो ना, एक ही होती है, सभी घर लिख दो, चाहे आप 100% घरों पे लिख दो। 100% घरों में पानी या फिर नल की सुविधा, नल की सुविधा देने वाला पहला स्टेट 100% है, क्योंकि तो वो है आपका गोवा। गोवा की कैपिटल आपको पता है पणजी। तो पणजी किस नदी के किनारे, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। मांडवी नदी के किनारे, मांडवा देखा है आपने, अग्निपथ, मांडवा, ये गोवा की बात हो रही है, ठीक है। तो पणजी जो है वो आपके मांडवी नदी के किनारे है। आया समझ में। 100% एलपीजी देने वाला, 100% मतलब सभी घरों में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस देने वाला पहला आपका स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है आपका, हिमाचल
प्रदेश। आया समझ में? हिमाचल प्रदेश जो है वो सभी घरों में जो 100% एलपीजी सुविधा प्रदान करती है। अगर हम नल की बात करें, पानी की बात करें, तो आपका कौन सा है? गोवा हो गया। ठीक है, चलिए, ई पंचायत सेवा किसने स्टार्ट की, या फिर ई पंचायत अवार्ड, ई पंचायत अवार्ड किसने जीता? तो भैया ये हिमाचल प्रदेश ने ही जीता है। ई पंचायत अवार्ड किसने जीता है? अभी लॉकडाउन के समय वेब कैम के माध्यम से यहाँ पर सरपंच जी अपना फरमान सुना रहे थे, तो इसीलिए जो है आपके हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बन गया है। ठीक है, पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है, बट ठीक है, जैविक राज्य, जैविक समझते हो आप लोग, ऑर्गेनिक। ठीक है, बिना यूरिया का यूज किए हुए वहां पर सभी सब्जी भाजी सब कुछ होती, तो वो फर्स्ट जैविक राज्य, पहला फर्स्ट जैविक राज्य कौन सा है हमारा? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, पहला निर्मल राज्य बोले तब भी सिक्किम। स्वच्छ भारत अभियान आप लोग देख रहे हो ना, जो 2014 से स्टार्ट किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो स्वच्छ भारत अभियान का पुराना नाम निर्मल भारत अभियान था, जब आपके कांग्रेस सरकार ने स्टार्ट किया था। उसी का जो है वो बाद में संस्करण चेंज करके, नाम चेंज करके हमारे पूरे भारत में लागू कर दिया आपका स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, गांधी जी की जयंती के लिए हम लोग यहाँ पर इसको मनाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, आप लोग उसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, WHO, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का मुख्य कार्यपालिक, ये क्वेश्चन आपके 100% कहीं ना कहीं आएगा, देखना, कार्यपालिक अधिकारी किसे चुना गया? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी इंडियन है, हमारे भारत के एक नागरिक है, उन्होंने जो है WHO का CEO, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, पता है ना आप लोग गाड़ी के ऊपर देखते हो कभी कभी आप CEO लिखा रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हमारे देश से कौन गया है? अनिल सोनी जी। कौन? अनिल सोनी जी। अनिल सोनी जी WHO का मुख्य कार्यपालक अधिकारी है आपके अनिल सोनी जी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी इसकी स्थापना? 7 अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है WHO? क्योंकि इसी के कारण तो सब कुछ हुआ है 2020 में। ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही और सब पे भारी हो गई 1948 पे। ठीक है, 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, इसी के लिए उपलक्ष्य में, क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, इसके कोई हेड पूछ ले तो टेड्रोस एडोनोम, देखा होगा आपने, इनकी इमेजिनेशन आपको दिमाग में आ रही होगी। ठीक है, हमेशा नेगेटिविटी वाली बातें होती है इनके द्वारा। ठीक है, ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, चाइना की फेवर में कुछ ज्यादा ही बात कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है, टेड्रोस एडोनोम जो है वो कहाँ के? आपके इथोपिया के, जहाँ की कैपिटल है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा में एक सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ के वो हेड थे। जैसे हमारे एम्स के हैं रणदीप गुलेरिया जी, उसी प्रकार टेड्रोस एडोनोम आदिस अबाबा के एक हॉस्पिटल के हेड थे, ये समझिएगा। और चाइना ने जो है उस हॉस्पिटल को बनाया है, चाइना ने, मतलब फंडिंग कहाँ से आई है आपके पास? चाइना के पास ही से आई है। चाइना ने आदिस अबाबा, इथोपिया, आपके नाइजीरिया, हर जगह, केन्या हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, आपके हर जगह कहीं ना कहीं निवेश करके रखा है, कहीं ना कहीं उनका जो वो सपोर्ट लेता रहता है। इसलिए तो चाइना का यहाँ पर विरोध करने वाले जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे जो देश जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब फेवर में रहते, विरोध करने नहीं, फेवर में रहते हैं। विरोध करने वाले भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और छोटे छोटे देशों की तादाद बहुत ज़्यादा, इसलिए चाइना को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है उन देशों से। तो देखिए यहाँ पे टेड्रोस एडोनोम जो है वहाँ से आपके थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चाइना ने बनाया था, इसलिए चाइना के फेवर में कुछ ज़्यादा ही बोल देते। आपको पता है ना, फर्स्ट वायरस आपका नवंबर में आ चुका था, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोरोना का। आपको ये भी मालूम है कहाँ पे आया था? आपके चाइना के वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे वेट मार्केट होता है? ठीक है, ठीक है, उधर आप लोग याद कर लेना उसको, जैसे ही आएगा मैं बोल दूंगा तुरंत। तो वहां से स्टार्ट हो गया था वेट मार्केट से, बट यहाँ पर चाइना ने फिर भी छुपा के रखा, कुछ लोगों को वहाँ पर वायरस हो गया, तो वायरस से बहुत ज़्यादा उस शहर में फैल गया था। ठीक है, उस शहर में फैलने के बाद जो है फिर भी चाइना ने WHO को नहीं बताया, बट बाद में जो है वो आपको पता है हांगकांग हो गया और आपका सिंगापुर हो गया। तो हांगकांग के जो कुछ वैज्ञानिक थे वो उस वेट मार्केट में गए थे, उस वेट मार्केट में देखा कि यहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति होगी, क्योंकि लोगों को खांसी, जुकाम, सर्दी, बीमारी का बहुत ज़्यादा लक्षण दिखने लगा। तब जो है उसने, ठीक है, हांगकांग ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया था आपके दिसंबर तक, दिसंबर में कुछ लास्ट वीक चल रहा था,
तब न्यूयॉर्क टाइम को बताया, तब न्यूयॉर्क टाइम ने अपने पेपर में संपादिका में यहाँ पर उसको प्रकाशित किया और पूरी दुनिया को बताया कि देखो भाई चाइना में ये सब हो रहा है। तब जाके WHO जागा अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है, जबकि WHO को सब पता है, चाइना ने तो खबर पहुंचाई दी होगी देखो यार भाई है क्या ये चीज़। WHO को फिर भी सब कुछ पता है, बट WHO ने बताया ही ये सब चीज़ें कि ये एक बीमारी है वायरस के द्वारा जो कि लोगों में फैलती है। बट अगर दुनिया का दबाव आ गया है, न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है, तो अमेरिका ने भी उसके ऊपर दबाव डाला कि भाई ये है क्या, जाके पता करो। तो अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को भेजने की कोशिश की, बट WHO ने उसको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि रुक जाओ, हम जाते हैं पहले, हमारी प्रायिकता है, क्योंकि हम ही तो बताते हैं महामारी होती क्या है ये सब चीज़ें। जब गए वहां पर तो उन्होंने बताया कि हाँ ये एक प्रकार की महामारी है, चाइना वालों आप लोग एक काम करो, लॉकडाउन घोषित कर दो। लॉकडाउन फिर चाइना का जो वो पहला वेट मार्केट था, ठीक है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे चाइना के, बट उस जगह पे न्यूयॉर्क के लोग, लंदन के लोग, ठीक है, जापान के लोग, सिंगापुर के लोग, सभी तो वहां पर आते थे। वो सिर्फ एक मछली मार्केट या फिर वेट मार्केट नहीं था, वहां पर एक आर्थिक रूप से भी लोग अपने कारखाने स्थापित किए हुए थे। बट जो 1 महीने 1.5 महीने का वक्त निकला ना, तो उतने में लोग सब अपने अपने देश भी चले गए थे। बट वो देश चले गए तो वायरस लेके चले गए, इसीलिए जो है वो वायरस फैल गया था। अदरवाइज सार्स नाम की बीमारी आई थी, इबोला नाम की बीमारी आई थी, आप लोगों को पता होगा, नाम सुना होगा, वो क्यों नहीं इतना फैला, क्योंकि उस समय जो है तुरंत महामारी घोषित कर दिया था। और उस समय तुरंत उस देश ने, इबोला जहाँ पर हुआ था अफ्रीकन देश में, उसने लॉकडाउन लगा दिया और वहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। तो ये गलती हो गई थी। खैर चलता रहता है वो सब चीज़ें, आप सब कुछ नॉर्मल समझिए आप लोग। तो टेड्रोस एडनॉम 7 अप्रैल 1948 WHO, उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी है आपके अनिल सोनी। बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं हम लोग इंडियन लोग बाहर जाकर। अब देखो एक विश्व बैंक है, ठीक है, विश्व बैंक के CEO भी पूछ लेता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है हमारे, राहुल खुल्लर जी, राहुल खुल्लर जी, देखो राहुल खुल्लर, नाम याद रखना पड़ेगा। अनिल सोनी, WHO, वर्ल्ड बैंक, राहुल खुल्लर। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको पता है 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी। पैसे से रिलेटेड जो भी हेडक्वार्टर पूछे आपको, आग बंद करके वॉशिंगटन DC चलिए। कहां पर, वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन DC में जब भी पैसे से रिलेटेड बात आए तो वॉशिंगटन DC चलिए। जब भी भारत में पैसे से रिलेटेड बैंक की बात आए, लाइक RBI, SBI, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सब के सब बॉम्बे में, ठीक है, क्योंकि भारत की आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है, ऐसा नहीं। तो वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अध्यक्ष अगर पूछ ले तो डेविड मालपास जी हमारे, कौन है, डेविड मालपास जी हमारे वर्ल्ड बैंक के मेन अभी जो हेड है, ठीक है, CEO हमारे राहुल खुल्लर जी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे। किस नदी, पोटोमैक। जब जाओगे वॉशिंगटन DC तो फोटो निकालोगे ना वहाँ पे, इतनी दूर जा रहे हैं वॉशिंगटन DC तो क्या करोगे वहाँ पे, बीमारी लेके तो ही ना आओगे। तो पोटोमैक नदी के किनारे फोटो खींचोगे वॉशिंगटन DC। अच्छा, इसकी कैपिटल जो है वो वॉशिंगटन DC है, US की, आपको पता है। बट एक बड़ा शहर भी है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बताएंगे क्या आप लोग, ये है हडसन नदी के किनारे। कहाँ पर है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। पोटोमैक के किनारे वॉशिंगटन DC, पेरिस के किनारे, सॉरी सीन जो है वो नदी, पेरिस उसके किनारे, सीन नदी के किनारे, ठीक है। रोम जो हो गया इटली की कैपिटल, ये सब वायरस वाले देश हो गए, ठीक है, वो है आपके टाइबर नदी के किनारे। किसके, टाइबर नदी के किनारे है आपके रोम, जो कि इटली की राजधानी है। आज समझ में। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि इंडियंस बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं, और हम देख लेते हैं, एक प्रीति पटेल करके नाम मुझे याद आ रहा है, आप लोग बताएंगे कौन है वो, प्रीति पटेल। देखो भाई, NRI है, भारत में जन्मी है, बट पूरी परवरिश भारत में नहीं हुई है, पढ़ाई जो उन्होंने बाहर जाके कर ली है, बट है तो हमारी इंडियन, क्योंकि यहाँ पे जन्मी है तो हमारी हो जाएगी हमारे संविधान के 1955 के अनुसार। ये जो है वो न्यूजीलैंड नहीं, ये जो है ब्रिटेन की, आपको पता है ना, ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं, ब्रिटेन की पहली भारतीय महिला
गृह मंत्री, सोचो आप लोग। जैसे हमारे यहाँ के सॉरी आपके अमित शाह होम मिनिस्टर, ठीक है, उसी प्रकार से हमारे प्रीति पटेल जी, वो भी ब्रिटेन की, सोच लो आप कितना बड़ा पद है वहाँ का। ब्रिटेन की पहली भारतीय महिला हमारे देश की प्रीति पटेल जी बनी है, ये करंट अफेयर में आएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन, एक लेडी है जो न्यूजीलैंड में बनी है, न्यूजीलैंड के एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है। आप लोग उसको सर्च कर लेना, जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वो चीज़ तो आया समझ में, ये चीज़ नोट डाउन कर रहे हो आप लोग, मुझे आशा है आपसे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट अगले जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। वो पार्ट आपको कब दिखेगा, जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे। देखो सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी नहीं कहता, आपकी मर्जी है।